सास ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस वजह से मिसकैरेज हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमें ये मैसेज आया डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी। तो वो लिखती हैं, हेलो दीदी, मेरा नाम ईशा है। मेरी शादी को जनवरी में 1 साल हो गया है। मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से हुई है। रिश्ता पक्का होने से लेके शादी के बीच में 9 महीने का समय था। स्टार्टिंग में सब सही था, लेकिन शादी के अगले दिन से ही मेरी सास ने मुझे दहेज के ताने मारने शुरू कर दिए। वो मुझे तरह तरह के ताने देती, जिनको सुनकर मैं रोती थी। शादी से पहले जो घर दिखाया गया था वो घर भी उनका नहीं था। कितनी हैरानी की बात होती है ना। अक्सर बहुत सारे किस्सों में मैंने भी सुनी है बात कि शादी के समय घर बताया जाता है कि ये आपका अपना है, बाद में वो रेंट का निकलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब मैं विदाई के बाद सुबह ससुराल पहुंची, मैंने घर देखा तो मैं हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस सब के बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं। लेकिन जैसे ही मेहमान जाने लगे, सास ने ताने मारना शुरू कर दिया। ये सब तब था जब मेरे पेरेंट्स ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी और लड़के वालों ने शगुन करने तक के लिए एक साड़ी तक नहीं दी। जब मेरी सास मुझे ताने देती तो जाहिर है मैंने अपने पति से ये बात कही। उन्होंने जोड़ तोड़ के मरोड़ के अपने पेरेंट्स को ये बातें बताई और उनके पेरेंट्स ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। तो आगे वो बताती हैं, फिर मैंने पति से मुझसे कहा, शादी में तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है। जैसे हमारे बीच चीजें बिगड़ गई। वो मेरे माँ बाप को गालियां देते और कोसते रहते और मेरे सास ससुर की कोशिश होती कि वो मुझे वो ससुराल में ना रहने दे। किसी ने किसी बहाने मुझे मायके भेजते रहे ताकि मेरे पेरेंट्स भर भर के देते रहे सामान। अक्सर होता है ना, लड़कियां जाती है, शुरू के 1 साल लेना देना लगा ही रहता है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं बहुत खुश हुई, ये सोच के कि मेरी सिचुएशन अब बदल जाएगी। लेकिन ना मेरे पति खुश हुए ना इन लॉज, मानो उनके घर में किसी की मौत हो गई हो। उनका रिएक्शन ऐसा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, अबॉर्शन करा लो। ना मुझसे तुमसे लेना देना और ना ही इस बच्चे से लेना देना। मेरी सास ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस वजह से मिसकैरेज हो गया। इसका दोष भी मेरे इन लॉज और हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स पे डाल दिया, ये कहकर कि ठीक गई थी शाम, फिर सुबह मिसकैरेज कैसे हुआ, उन्होंने ही कुछ किया होगा। उसके बाद चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से 4 महीने मैं अपने मायके ही रही। उसके बाद मेरे पति ने माफी मांगी और मुझे वापस ले गए। मैं अपनी शादी को एक और मौका देने के लिए वापस चली गई। वापस जाके मेरे इन लॉज नए नए तरीकों से मुझे परेशान करते। हस्बैंड ने भी ये काम किया। मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिश्तेदारों को वो गालियां देते और उनके मारने की दुआ करते और कहते, हम तुम्हें खरीद के लाए हैं। कौन ही लड़की को ये सब सुन के चुप रहती। जब भी लड़ाई होती, मेरी सास बाहर रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी रहती थी। मेरे हस्बैंड पहले मुझसे सुनाते थे, जब मैं कुछ सुना कहती तो उसे रिकॉर्ड कर लेते थे। ये अक्सर देखा गया है आजकल। फोन की अवेलेबिलिटी है, तो वो इंसान का वो रूप दिखाते हैं जब वो इंसान गुस्से में होता है। जब पहले अपनी की गई बातों को बंदा रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जब सामने वाला पार्टी या पर्सन गुस्से में है तो उस पर्सन को वो रिकॉर्ड करके, चाहे आज सोशल मीडिया है, उस पे पब्लिक कर देता है कि हाँ देखो इस पर्सन के ये वर्डिंग्स थी। लेकिन हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। फिर वो बताती है आगे, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मेरी जॉब चली गई है, तुम अपने पापा से कहकर किराए के घर ढूंढवा लो और मिल भी आना। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और पति पर यकीन कर लिया। जिसके बाद मैंने जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारे कपड़े वकील के साथ वीडियोग्राफी होने के बाद मिलेंगे। मैं हैरान थी, ये सब हो क्या रहा है। आपने मुझे मिलने के लिए भेजा था। मेरे पेरेंट्स ने कहा, किराए का घर क्यों, तुम सिंगल चाइल्ड हो, वहां नहीं तो यहाँ रह लो, पर किराए के घर में क्या आफत पड़ी है। उसके बाद मेरे पति ने मुझे, मेरे पेरेंट्स को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरे फादर ने जब मेरे हस्बैंड को
ताऊ जी को कॉल किया तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनवाई जो हमारी लड़ाई के वक्त हस्बैंड और सास ने रिकॉर्ड की थी, और कहा कि आपकी लड़की तो मानसिक संतुलन हिला हुआ है। इस बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर से। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को काफी बार बताने की कोशिश की। मैं नया सिम भी ले ली ताकि हस्बैंड को बता सकूं, लेकिन वो सीन करके छोड़ देते थे। उस नंबर को ब्लॉक कर देते थे। रीजन सिंगल चाइल्ड होने की वजह से पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि वो एक सिंगल चाइल्ड थी। हैरानी की बात है। उसके बाद हस्बैंड ने ताऊ जी को कहा, आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। ये लोग टेढ़ी खीर है, समझने के लिए तैयार नहीं है। जब लड़की को घर से निकाल दिया जाए और अगर आप बात करने जाओगे तो कह देंगे कि हमारे मारपीट के गए हैं। तो ऐसे में रिलेटिव्स ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पता चलता है कि वहां ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उनकी पुश्तैनी ज्वेलरी लेके भाग आई हूँ, जबकि ज्वेलरी में कुछ भी उन्होंने कभी दिया ही नहीं था। उसके बाद हमारी काउंसलिंग चली, जिसमें वही बात सामने आई इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि उनको सब कुछ दो वरना वो इस शादी को नहीं मानते। मेरे हस्बैंड ने मुझे मुझे सोचने के लिए समय दिया। अगले महीने फिर डेट लग गई, जिसमें मेरे ससुर ने कहा सोचने का समय नहीं मिला और समय चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने कहा तुम जाओ, अब तुम्हारा बच्चा जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने सोचा इसके सहारे जिंदगी काट लूंगी। इस बीच मेरा इतना स्ट्रेस का चलता मिसकैरेज फिर से हो गया। अगले महीने फिर डेट लग गई, जिसमें पता चला कि उन्होंने पैसे दे रखे हैं पुलिस को, जिसकी वजह से काउंसलिंग में मैडम इतना कोई फेवर लेती है। मैंने काफी पंडितों को दिखाया, जो कर सकती थी वो किया। सबने कहा केस कर दो, ये लास्ट ऑप्शन है। उनके घर में कोई भी बात तक करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि ऐसे लोगों से पीछा छूट जाए वो भी बहुत है। माना कि जान पहचान थी, पर इतना नहीं पता था कि ऐसे निकलेंगे, इसलिए भूलना ही बेहतर है। मैंने हर कोशिश की हस्बैंड से बात करूं, उन्हें समझाऊं, पर वो ना सुनने के लिए तैयार थे, ना बात करने को तैयार थे। मुझसे कहने लगे तुम दूसरी शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ो। इस बीच मैंने हनुमान चालीसा 3 दिन का संकल्प लिया। संकल्प पूरे होने के 2 दिन के बाद ही मेरी लास्ट काउंसलिंग थी, जिसमें मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं आज अपने ससुराल में हूँ। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी-थोड़ी बात कर लेते हैं, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। कहते हैं तो मैं कर लेती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और सावधान रहती हूँ कहीं अब दोबारा कोई साजिश ना कर रहा हो, ना इन-लॉज़ ना हस्बैंड। लेकिन सच में ये बहुत चमत्कारी उपाय है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं चाहती थी अब जब शादी हो गई है, जैसे भी बस चल जाए, माथे पे कलंक ना लगे। क्योंकि गलती किसी की भी हो, लड़की ही बहुत सफ़र करना पड़ता है। इतना सब अच्छा हुआ है, मैं जानती हूँ हनुमान जी आगे भी सब अच्छा करेंगे। ये आज बहुत ही भावुक एक्सपीरियंस था, रोंगटे खड़े कर देने वाला, कि एक पर्सन, एक लड़की कैसे उम्मीद करती है और कैसे मतलब सोचती है कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। और ये वीडियोस उन लोगों के लिए हम बनाते हैं जो बिल्कुल नाउम्मीद हो और जिनको उम्मीद की एक किरण जगे। और ये जो एक्सपीरियंस आज हमने सुना है, ये मैंने उनको बोला कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हो। आपने इतना बर्दाश्त होने के बाद भी यकीन बना के रखा। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते हैं ना कि हमारा कुछ नहीं हुआ, आज शायद आप जानेंगे कि दुःख क्या होता है और कितना हाई लेवल का हो सकता है। लेकिन इस दुःख से निकलने के लिए उन्होंने इतनी कोशिश करी, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा? और जो भोग भोगना ही है वो भोग कर ही जाओगे, कैसी ही परेशानी हो। आई होप ये वीडियो आपसे आपने कुछ सीखा होगा और ये भी जाना होगा कि जो होना होता है वो होता है, और हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भगवान से कुछ मदद ले सकते हैं ताकि चीजें थोड़ी ठीक हो जाए। उम्मीद तो आपको रखनी पड़ेगी, चाहे हंस के या रो के, चॉइस आपकी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस हो जिससे कि दूसरा मोटिवेट हो सके, तो आप जरूर हमारे चैनल पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।